चलो ध्यान दो, बहुत कम टाइम काफी है वैसे। नहीं नहीं करना है। ओके देखो, मैं थोड़ा सा समझा के जाता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया था, याद आया? नहीं याद आया? गुड देन। फिर हमने कंडक्टिविटी के बारे में देखा था, हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ा था, अपोजिट प्रॉपर्टीज। एंड कुछ कंफ्यूजन्स भी पढ़े थे कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े होंगे, तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी बातें मैं करता हूँ। वैसे हमने ही किया था वैसे, बर्न इन एयर वाला, तो दैट इज मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, फिर वो मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर बेसिक नेचर शो करेगा। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ एम्फोथेरिक ऑक्साइड। आया समझ में? फिर एल्कली मेटल्स में बेसिक सॉल्यूशन पढ़ा था। ये वाली बात क्लियर की थी आपने? कल की है कि मैं करूँगा? नहीं सर, अभी पढ़ा कल कुछ नहीं किया? इधर से रिएक्टिव फिजिक्स। ओके चलो, मैं ही थोड़ा रिवीजन भी करवाते जाता हूँ। तो ये वाला टॉपिक एक समझते हैं कि एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ 3 ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड लेयर का एक थिक लेयर, ऑक्साइड का एक थिक लेयर लग जाना, दैट इज नोन एज एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं उसको? एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर एक्सपोज टू द एयर। आप देखना, एल्यूमिनियम के जो भी इंटेंसाइल्स घर पे हम यूज करते होंगे ना, एक अलग चमक दिखेगी। हमें लगता है पॉलिश, जैसे लकड़ी पे पॉलिश करते हैं कैसा दिखता है लेयर अलग से, वैसा। तो वो उसके ऑक्साइड का लेयर है। किसका लेयर है? ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट्स द मेक रेजिस्टेंस फर्दर। जैसे वो कोट हो गया, जैसे वो लेयर लग गया, फिर वो फर्दर कोरोजन को होने देता नहीं है। ओके, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अगर वो लेयर अपने आप बने वो पतला रहेगा, बट अगर हम थिकर लेयर बनाए, कैसा लेयर बनाए? थिकर, तो इनसाइड लेयर के अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो बच जाएगा, वो उसका कोरोजन होने वाला नहीं है। ड्यूरिंग द एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड ऑफ एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम खुद एनोडाइज थिक लेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि थिन लेयर तो अपने आप बन जाता है, तो हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे? H2SO4। क्या डालेंगे? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैम की हालत खराब है। रोने लग गए। चलो, सो वो खाएगा वापस, टेंशन मतलब सेकेंड डोज आने वाला है। ओके, लिसन केयरफुली। चलो, एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे? एक कंटेनर लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए एक सॉल्यूशन लेंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो वो सॉल्यूशन हम किसका लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का। एल्यूमिनियम आर्टिकल जिसको हम क्या बनाएंगे? क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लेंगे जिसको हम क्या बनाएंगे? एनोड। ओके, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विद द, तो H2SO4 में से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। एक्चुअली में H2SO4 डाइल्यूट लेना है तो वाटर ज्यादा होगा, तो वाटर का क्या हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन गैस एनोड पे प्रोड्यूस होगा, एंड वो ऑक्सीजन गैस जो हमने एल्यूमिनियम रखा है एनोड पे, उसके साथ रिएक्शन करेगा और करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, तो वो लेयर थिक बनता जाएगा। कैसा बनता जाएगा? थिक। आया समझ में? Thus oxygen gas evolved at the anode reacts with the aluminum to make the thicker protective oxide layer. And this oxide layer can be dead easily to the give aluminum articles अनअट्रैक्टिव फिनिश। ओके, और एक पूरा फिनिशिंग देगा आपको। तो आप देखना एल्यूमिनियम इंटेंसाइल्स पे एक पूरा लेयर लगता है, ट्रांसपेरेंट लेयर दिखेगा, है ना? अब इनर की सरफेस आप देखोगे ना तो उतना नहीं दिखेगा, बाहर दिखेगा, है ना? तो दैट अट्रैक्टिव लेयर इज द थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड। बात क्लियर हो गई?
व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर, तो अभी हमने बात किया होगा, मतलब आपने पढ़ा होगा कल परसों, पढ़ा है, किसने पढ़ाया था? ओके, तो मेटल प्लस वाटर गिव यू मेटल ऑक्साइड प्लस, इन दिस केस वाटर एक्ट एज एसिड। मेटल एंड एसिड क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है, तो लाइकवाइज मेटल एंड वाटर क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। तब वाटर कैसे एक्ट करेगा? एसिड। आया समझ में? अब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू, इन शॉर्ट हम मेटल प्लस वाटर करते हैं, वाटर ज्यादा प्रोपोर्शंस में लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या बनने वाला है? मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, जो जल्दी से वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि दैट K इज कन्वर्ट्स इनटू K प्लस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और वाटर में क्या होता है? H प्लस प्लस OH माइनस, तो दिस K प्लस कंबाइंड विथ OH माइनस forming KOH, and this electron is taken by H plus converts into H, but अकेला H stable, and that's why वो कौन से फॉर्म में होगा? H2 to make it 2। ओके, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 हो गए, बट यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही थे, अभी आगे के नंबर नहीं सोचना है। तो इधर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2A और 2A टोटल कितने हो गए? तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन और हियर 2 पोटेशियम और हियर। सिमिलर वे पोटेशियम का क्या कर देना है? सोडियम। मिल गया? क्लियर? प्लस क्या जनरेट होगा? ओके, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम वाटर इज, यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, मतलब इट्स अ वायलेंट रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन करेगा। आपने कभी देखा है सोडियम प्लस वाटर क्या होता है? हाँ, बताया था। अच्छा खासा है ना? बहुत डेंजर है, हिम्मतवान है, अपने हाथों में सोडियम को लेके घूम रहा है। खुश हो गया? हाँ, सोडियम था वो, वाइट कलर का सब्सटेंस था, है ना? उसके पास बहुत पैसे है, देखो है, देखा वो व्हाइट कलर का क्यूब निकाला। बहुत पैसे इसके पास, बहुत सोडियम फेंक रहे हैं। वो ठीक है, अभी छोड़ो ना। ऐसे अतरंगी लोगों के ज्यादा होते हैं, जो बेचारा पढ़ा था सही पैसे, उसके कोई सब्सक्राइबर नहीं होते। ओके, चलो, सो क्लियर हुआ अब आपको सोडियम कितना रिएक्टिव है। देखो इस पोटेशियम उसका छोटा भाई है, वो भी इतना ही रिएक्टिव है, बट कैल्शियम जो है वो लेस रिएक्टिव है। ओके, हीट इवॉल्व इज सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, बट उतना, सॉरी, वहां पे फायर आ गया था, हुआ था कि नहीं? धुआं बुआ निकला था कि नहीं? वो H2 गैस जो लिबरेट हुआ ना, उसने फायर कैच कर लिया था, बट यहाँ पे उतना हीट सफिशिएंटली नहीं है कि हाइड्रोजन को जला सके। आया समझ में? बोलो, कोई डाउट? कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, कैल्शियम जो है वो क्या करेगा? फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। नहीं है उसके जैसा, बॉम्ब फूटता तो ये भी आता, बहुत महंगा आता है। चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ सोडियम प्लस वाटर तो कर ही देते हैं, नहीं? क्योंकि ये सबको आप दूसरे का बताना, खुद का बताएंगे। ओके, बस मैं अभी नेक्स्ट ईयर से फ्री हो रहा हूँ। किसने कहा? हाँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे भी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ओके, एक्वेसियस लिखा होगा उसकी बॉटल पे, एक क्यूब, तो वो वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ होता है। गॉट इट? चलो, तो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक द सरफेस ऑफ मेटल।
तो जैसे आप वो स्विमिंग पूल में जाके बलून वो ट्यूब में बैठ जाते हो ना, वैसे वो मेटल हाइड्रोजन के बबल के ऊपर बैठी हुई है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद द विच वाटर and form the magnesium hydroxide and which gas, hydrogen. It starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking on the surface. Aluminum, iron and zinc do not react with the cold and hot water. They require steam. देखो H2OG आया समझ में, उनको स्टीम चाहिए, मतलब कि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, जल्दी से रिएक्शन नहीं करेंगे, अगर स्टीम मिलेगी। देखो वाटर इन द लिक्विड फॉर्म हैज अ लेस एनर्जी, वाटर इज इन अ वेपर फॉर्म हैज अ हाई एनर्जी। सॉलिड टू गैस जाते मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आया समझ में, तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। ओके, फिर मेटल प्लस एसिड की अगर हम बात करें तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बट इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू वन थिंग, CO प्लस HCl डू नॉट रिएक्ट। आया समझ में, आया ना, है ना। लोहे का लोटा हाथ में लिया, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी ऑल्सो नॉट रिएक्ट विद द एसिड। बात समझ में आया, खास करके HCl, वो H प्लस आयन को रिड्यूस नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी। बात क्लियर है, ओके। यहाँ पे लिखा होगा, वो तो इक्वेशंस लिखने हैं, लिखाए थे सर ने, नहीं लिखाया, ओके चलो मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड आयन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे सारे इक्वेशन हम पढ़ के ही आए एसिड वाले चैप्टर में। Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बोला है ना, तो ये MgCl के साथ क्या बनाएगा, तो प्लस कौन, H2, तो उसके लिए यहाँ पे 2 चाहिए, तो हो गया 2, आया ना। Mg के बाद Al प्लस, तो आपको पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड कौन सा होता है, इसके ऊपर +3 होता है, वो नीचे आ जाता है, सिखाया है मैंने आगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। ओके, प्लस कौन सा गैस, बट अगर मैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करूंगा तो 2 ही सेल आएगा, बट यहाँ पे सेल कितने हैं, 3, तो अगर मैं यहाँ पे 3 करूंगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, तो फिर यहाँ पे 2 का दिक्कत है। इन शॉर्ट, दोनों को बुरा ना लगे उसके लिए 6 कर लेता हूँ, तो 6 करूंगा तो 3 Cl तो यहाँ पे आगे, मतलब यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2, और 2 एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2। आया समझ में। एल्यूमिनियम के बाद जिंक लाइक HCl, सॉरी जिंक लाइक Mg, तो क्या बनाएगा, ZnCl2, तो वापस यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। और Fe में भी सेम टू सेम, Fe प्लस HCl गिव यू FeCl, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। आया समझ में। हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व्ड व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द विच एसिड, नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है, HNO3। क्यों, क्योंकि दे आर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस, जो भी गैस हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है उसको वो ऑक्सीडाइज करेगा और वाटर में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, और वो जो नाइट्रिक वाला था ना, वो खुद रिड्यूस होगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और N2O, NO, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद द वेरी डाइल्यूट HNO3। ये दो ऐसे मेटल है कि वो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एंड देन कौन सा गैस लिबरेट करते हैं, H2 गैस। बोलो कोई डाउट, ये भी याद रखना है, HNO3 के साथ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, देते तो है, लेकिन हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो जो H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। हाँ, बट 2 मेटल उसमें, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, वो सिर्फ कौन सा गैस देंगे, हाइड्रोजन, इसमें फिर वाटर बनने वाला नहीं है। बात क्लियर हुआ। You must have observed in the activity that the rate of formation of bubbles was the fastest for the case of magnesium, and the reaction was almost exothermic in this case, and that's why series अगर हम देखें तो मैग्नीशियम ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करता है विद द एसिड, देन द एल्यूमिनियम, देन द जिंक, एंड देन लास्ट में आयन। आया समझ में। इन केस ऑफ कॉपर कोई बबल हमें दिखने मिलेगा, टेम्परेचर भी कोई चेंज, दिस shows, बताया था मैंने, 2 लेक्चर से बता रहा हूं, क्लियर। एक्वारिजिया की बात हुई थी, नहीं हुई है तो कर लेते। एक्वारिजिया इज द मिक्सचर विच इज नोन एज रॉयल वाटर। वैसे हमने अभी देखा कि गोल्ड सिल्वर जो है वो नोबल मेटल्स है या ना। नोबल मेटल मतलब ऐसे मेटल जो किसी के साथ रिएक्शन
नहीं करते, ना वो एयर के साथ रिएक्शन कर रहे थे, ऐसे ऑक्साइड नहीं फॉर्म हो रहा था, ना वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे, ना वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे। बट ये एक्वा रिजिया एक ऐसा एसिडिक मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? एसिडिक। दो एसिड उसमें है, देखो 3:1 रेशियो में। इट्स अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट्स लेना है। कितना पार्ट्स लेना है? 3 एंड 1 पार्ट्स नाइट्रिक एसिड, 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 पार्ट। तो 3:1 का ये जो मिक्सचर है इट इज नॉन एज, और दूसरा नाम है उसका, ओके, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, है ना। तो पहले पता है वो गांव में दुतेरे आते थे, सोने के गहने साफ करके देते थे, बस ऐसे एक्वा रिजिया मिक्सचर से ऐसे साफ करते थे, सारी चमक चमक आ जाती थी, नीचे का निकल जाता, ऊपर का मेल्ट हो जाता था। ओके, फिर वो गांव वाला खुश, वो भी खुश, क्योंकि थोड़ा सा गोल्ड क्या हो गया? डिसॉल्व, मेल्ट हो गया। तो गांव वाले को ऐसा लगेगा मेरा गहना साफ हो गया, बहुत डर्टी था, और उसको ऐसा लगेगा कि भाई सही है भाई, 20-50 रुपया दो, वो तो लेके जाएगा, सोना भी लेके गया, फिर वो मिक्सचर के अंदर से वापस गोल्ड निकाल सकता है। आया समझ में? आया ना? इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डन सो अलोन। अगर अकेले नाइट्रिक एसिड में आप गोल्ड डालो तो कुछ नहीं होगा, अकेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी कुछ नहीं होगा। किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, अभी वो नहीं कर रहा था ऐसे डाल, मतलब उसको तो पता था लेकिन ऐसे मजा ले रहा था, ऐसा कोई ने मजा नहीं दिया। बोले यार सारी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, ये गोल्ड की चीज है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, लाओ 2 एसिड मिक्स करता हूँ, और किया, और फिर गोल्ड की उसकी अंगूठी डाल दी, तब तक से आज तक ढूंढता रहा, मिली ही नहीं, डिजोल्व हो गई, है ना। बट फेमस हो गया है, बोल रहा है उस मिक्सचर को हम बोलेंगे एक्वा रिजिया, रॉयल वाटर। एक्वा रिजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, जो गोल्ड को कोरोड कर सकता है, तो बाकी की मेटल का तो पसीना छूट जाएगा ना, है ना। इट्स अ वेरी हाई रिएक्टिव कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज ऑल्सो हैव अ फ्यू reagent that's able to dissolve the and platinum also. Clear हुआ? Okay. How do metals react with the solution of other metals? Metals कैसे दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं? उसमें आपने यहाँ पे देखा होगा कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया होगा, उसमें आपने जिंक की, आयन ले लिया होगा। ओके चलो, आयन की खिली हैंग की होगी, यस और नो? तो धीरे करके उसके ऊपर कॉपर का लेयर लगा होगा, एंड ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर हुआ होगा, ग्रीन हो गया होगा, यस और नो? ओके, इन केस में हमने यहाँ पे क्या लिया? आयन सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमने कॉपर वायर को रखा है। कुछ टाइम के बाद देखा कुछ नहीं हुआ, है ना। ये ऐसा है कि मानो कि भाई जीत यहाँ पे खड़ा था, मैं आया तो जीत को जगह छोड़नी पड़ेगी, बट मैं खड़ा था और जीत आया, तो ऐसा ही हुआ ना भाई, कॉपर के साथ भी तो मजा, ऐसा ही मस्ती हुआ, मतलब कि आई एम मोर रिएक्टिव देन द जीत। जिंक के साथ तो मैं क्या कंपेयर करूं, बट आया समझ में? तो यहाँ पे सारी बात है पावर की, रिएक्टिविटी की। सो व्हाट वी कैन से दैट कि जब कॉपर के सॉल्यूशन में आयन रखा तो आयन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, एंड दैट्स व्हाई आयन डिस्प्लेस द कॉपर, और इसलिए ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल हो गया, निकल गया, डिसअपियर हो गया। बट व्हेन आयन सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या रखा? कॉपर, तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कॉपर इज लेस एक्टिव देन द आयन। बात क्लियर हुआ? तो वैसे पूरा रिएक्शन अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखे तो मेटल ए प्लस सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी गिव यू सॉल्ट ऑफ मेटल ए एंड मेटल, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी। और उस तरह से एक रिएक्टिविटी सीरीज रेडी हुई होगी, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में गाइड किया था, दैट फसा काका कार मांगे, अल्लादीन जिन को बुलाया, मतलब कार मांगने अल्लादीन के पास गए, अल्लादीन ने जिन को बुलाया, लोहे का लोटा लिया, ओके, हाथ में लिया, लोहे का लोटा हाथ में लिया, ओके, कॉपर डाला, पहले मेटल डालने की कॉपर, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मंत्र बोल के छिड़कने का, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, छिड़कने का उसको, ठक ठक ठक, है ना। तो पहले चांदी निकलेगी, काका ने जैसे चांदी निकली, ये क्या है, तो अल्लादीन ने, वो जिन ने जादू किया और सोना निकाला,
आया समझ में? लास्ट में और जादू होता तो प्लेटिनम निकलता। छिटकू। हाँ हाँ। तो इस तरह से ऊपर वाली मेटल हाई रिएक्टिव एंड नीचे वाली मेटल लेस रिएक्टिव। पूरी सीरीज क्लियर हो गई? आया ना? अगर वो सीरीज है तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, कौन सा? और मेटल ए बी कौन सी है, कुछ दिया है यहाँ पे? हाँ ओके, आपको ऐसा बोलता है कि ए बी सी डी मेटल्स है, बराबर। देन फॉलोइंग सॉल्यूशन बाय वन, रिजल्ट ऑब्टेन हैव बीन टेबुलेटेड। ओके चलो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, लॉस तो जाएगा आपको। अगर वर्कबुक होता तो, मतलब नॉलेज बुक होता तो ये कवर हो जाता, बट चलो मैं इसको कवर करवाता हूँ। तो आपको बोला है टेबुलेट किया गया, ये रिजल्ट्स है कि ए बी सी डी मेटल को आपने इस सॉल्यूशन में रखा। ओके, यूज द अबव टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो देखो चार आपको यहाँ पे आयरन का सॉल्यूशन मिल गया, कॉपर का मिल गया, जिंक का मिल गया, सिल्वर, चार मेटल तो आपके पास इधर है ही है। जो चारों को डिस्प्लेस कर दे, हाँ जो चारों में रिएक्शन करे वो मोस्ट रिएक्टिव। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे ना सर, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो रुको रुको जरा ठहरो। तो देखो सबसे पहले ए को देखते हैं हम, पहले हम ए को देखेंगे। ए ने आयन के साथ कोई रिएक्शन किया? नो, आयन के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब आयन इज मोर रिएक्टिव देन ए इज लेस रिएक्टिव, इसीलिए वो आयन के साथ, ए सॉल्यूशन है, सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपने ए मेटल को रखा, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब ए इज लेस रिएक्टिव। आया समझ में? आया ना? अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिखने मिला, मतलब ए इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आया समझ में? आया ना? इस हिसाब से इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखने मिला आपको यहाँ पे। तो बी इज मोर रिएक्टिव देन Fe, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखने मिला, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन बी। आया समझ में? पहले कंक्लूजन बना लेते हैं सब। यहाँ पे नो रिएक्शन, मतलब Fe इज ग्रेटर देन C, यहाँ पे Cu इज ग्रेटर देन C, यहाँ पे, और यहाँ पे Ag इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन C। आर्यन, हाँ Ag अभी बोला। मेरे कान बहुत जबरदस्त है, तू पलटेगा तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे को मेरे कान पे विश्वास है। और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो बोलना चाहिए ना अच्छे से। सही है, ओके। तो मतलब अब मेरे माइंड की डिफिकल्टी थी, ये कानों की नहीं थी। ओके सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा सब में नो रिएक्शन है, बट इट्स और हियर डिस्प्लेसमेंट इज देयर एंड दैट्स व्हाई आर्यन इज राइट, आई एम इज रॉन्ग, आई एम इज रॉन्ग। देखो मेरा इंग्लिश, ओके वो होता है कभी फिसल जाता है। ओके सो बात क्लियर? नो रिएक्शन, F इज ग्रेटर देन D, डी। ओके सी तो खत्म हो गया भाई, डी। ओके चलो यहाँ पे क्या है भाई, सी ग्रेटर देन डी, फिर ओके यहाँ पे नो रिएक्शन, ए जी ग्रेटर देन, मस्ट बी ए डी मेटल जो है ना मस्ट बी गोल्ड। एयू के बाद, एजी के बाद तो कौन बचा? गोल्ड या प्लेटिनम हो सकता है। बोलो कोई डाउट? अभी आपको इसमें से पता लगाना है मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो डेफिनेटली डी तो है ही नहीं, डी है नहीं। सी एजी से आगे है लेकिन बाकी सबसे पीछे है। बी जो है वो किससे आगे है? एफ ई, बट ए जो है वो एफ ई से पीछे, मतलब कि बी ए से भी आगे हो गया। समझ में आया कुछ मैथमेटिक्स? वापस एफ ई से आगे कौन है? बट ए एफ ई से का है, मतलब अल्टीमेटली बी आगे है किससे? ए से, बराबर। तो मतलब सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी? क्या? हाँ तो जिंक का कहाँ ढूंढना है हमें? एबीसीडी में आंसर ढूंढना है हमें। आंसर कहां से ढूंढना है? एबीसीडी मेटल में से। बाकी जितने एक्सपेरिमेंट किए, खाली जगह दी है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया।
और आपको खुद पता लगाना, देखो नीचे आएगा तो वो बाद में देखेंगे बेटा। अभी हमें क्या चाहिए था, लिसन केयरफुली व्हाट यू वांट। आपको आंसर ऐसा चाहिए था कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है। नहीं अभी ऐसे नहीं, अभी अभी हम उसको प्रूव करेंगे, हैंस इट इज ऐसे करके। तो सबसे पहले हमने देखा कि डी तो सब में मरा हुआ है, तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन है पूछे तो क्या लिख दोगे, क्योंकि सब में पीछे है, देखा कॉपर Fe से पीछे, कॉपर से पीछे। फिर जिंक में मैंने इसलिए मना कर दिया कि मतलब सॉरी सी में मैंने इसलिए मना कर दिया कि सिर्फ सिल्वर से क्या है एक्टिव, लेकिन देखो जिंक से भी कम है, कॉपर से भी कम है, आयन से भी कम एक्टिव है। आया समझ में। फिर मैं बी पे गया, तो बी पे मैंने देखा कि भाई जिंक से तो बी की एक्टिविटी कम है लेकिन आयन से ज्यादा है, और फिर बी और ए का कंपैरिजन करने के लिए दोनों का कॉमन रिजल्ट यूज किया, Fe ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन Fe। इसका मतलब ऐसा हो गया, अगर आप लिखना चाहो तो बी Fe ए ऐसे साथ में आएगा कि नहीं। देखो अल्टीमेटली ए के आगे कौन आया, मतलब बी सी डी तो थे ही नहीं, वो तो छूट गए थे पीछे। ओके, तो सबसे ज्यादा आगे कौन आएगा, बी। अगर आपको सी वगैरह करना है तो भी आपको मिलेगा, देखो Fe ग्रेटर देन सी, मतलब कि यहाँ पे कहीं होगा Fe ग्रेटर देन डी, तो इसके पीछे ही होगा ना, सबसे Fe क्या है बड़ा, और Fe से बड़ा कौन है, तो मोस्ट एक्टिव मेटल कौन से हो गए। अब मेन केस, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू, मतलब यहां पे आप बी क्या ऑब्जर्व करोगे, बराबर। तो बी के लिए आपने क्या ऑब्जर्व किया है, बी ग्रेटर देन एंड जिंक ग्रेटर देन बी। अब हम वो हमारा पसा काका वाला भी जरा याद कर ले पूरा। ओके, तो इस चार को याद करना है, चार में कैसे कौन आएगा, तो पसा काका कार मांगने अल्लादीन के पास गए, अल्लादीन ने किसको बुलाया, जिंक, मतलब हमें भाई सबसे पहले पता है कि जिंक इज एक्टिव। ओके, फिर जिनने लोहे का, लोहे Fe क्या लोटा लेड हाथ में लिया, हाइड्रोजन, फिर क्या डाला कॉपर, और लास्ट में क्या निकला सोना, चांदी सोना, बराबर। हमें चार में से करना है ना, हमारे पास पूरी सीरीज है लेकिन हमें चार को ही ध्यान में रखना है, बाकी मैंने कुछ लिखा नहीं। हाँ, अब आप कौन से मेटल के लिए बात कर रहे हो, बी। तो बी आपको पता चल रही है कि Fe से क्या है स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ Fe के आगे कहीं बी आएगी, यस और नो। लेकिन जिंक से क्या है, लेस रिएक्टिव। ओके, तो जिंक के पीछे आएगी, मतलब Fe के भी पीछे आएगी, नहीं Fe के तो पीछे हाँ हाँ Fe, हाँ हाँ रुको, बीच में आएगी, बीच में जिंक से लेस Fe से आगे। अब Fe से समझ में आया, बी इज ग्रेटर देन Fe, मतलब Fe के आगे बी रखना है। ओके, हाँ बहुत अच्छा वाला है, इसीलिए इतना जल्दी समझ नहीं आएगा, ग्रेटर देन लेस देन का रिलेशन भी समझ में आना चाहिए। ओके, वो अभी ऐसा बोल रहे हैं मुझे 24 आवर्स के बाद लिंक जनरेट होगी, एंड दैट्स वाई हम कल करेंगे 4 आवर्स कल से, आज नहीं आएगी। चलो, तो बी इज ग्रेटर देन Fe था तो Fe से आगे रखा था, अब मैं इसको उठा के पीछे तो नहीं ले जा सकता, बट हाँ जिंक से बी पीछे है ना, मतलब कि जिंक और Fe के बीच में आएगा, जिंक से पीछे Fe से आगे। अब बी की पोजीशन डिसाइड हुई, वो देखो कॉपर से कहा है आगे, मतलब कॉपर से आगे यानी कॉपर से एक्टिव, कॉपर से एक्टिव मतलब विच रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विच रिएक्शन, बात क्लियर। अभी भी नहीं हुआ तो कुछ दिया है, कुछ दिया है, हाँ दिया है, ऐसा कुछ नहीं दिया है बट फिर भी अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। कौन सा ऑर्डर बोला है, तो आपने तय तो कर लिया है कि बी सबसे ज्यादा है और डी सबसे कम है, बराबर। अब किसको अरेंज करना रहा, ए एन सी। अब ए एन सी के बारे में देखे तो यहां पे आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको पता है ए कॉपर से कहा है आगे, मतलब मैं कॉपर से आगे ए रख सकता हूं, है या ना। लेकिन यहाँ पे ए का दूसरा कोई रिएक्शन है आयन, आयन से कहा है पीछे, मतलब Fe एंड कॉपर के बीच में आएगा। अब मैं सी पे जाऊंगा क्योंकि ए एन सी ही है मेन, तो सी आयन से कहा है पीछे, तो पीछे तो कहीं भी हो सकता है, ए के आगे पीछे। कॉपर से भी कहा है पीछे, तो सी यहाँ पे चला गया, मतलब कि बी आएगा, फिर कौन आएगा ए, फिर कौन आएगा, फिर लास्ट में तो डी है ही है। इसको स्किलफुल क्वेश्चन बोलते हैं, पूरे पेपर में ऐसा कोई एक आएगा।
कोई भी चैप्टर में से आ सकता है। जो पढ़ा उसका हमने स्किल नॉलेज यूज किया। क्लियर? वो बोलते हैं ना 80 मार्क्स का पेपर होता है तो 60 तो डिक्टो टू डी आता है, तो 20 में माइंड यूज करना है ना, ये वाला क्वेश्चन है। बोलो, तो क्लियर हुआ? थोड़ा प्रैक्टिस करना घर पे जाके, देख देख के, ऐसे तुरंत नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ तक की बातें करवाई थी ना, आया ना? तो बस यहाँ तक ही खत्म करते हैं। ओके, इस टॉपिक से कल बढ़ेंगे आगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।